चैप्टर 169 यिंग ज़ेंग का उत्साह। यिंग ज़ेंग का हाथ हल्का सा कांप गया जैसे ही उसने पोर्ट्रेट को छुआ। उसकी आंखों में वो बेसुमार प्यास थी जो एक राजा के शान से बिल्कुल परे लग रही थी। 21 साल। आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लिया। वो हमेशा समझता था कि जिस औरत से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो ज़ाओ राज्य चली गई होगी, किन से बहुत दूर। इसलिए हंदान घिरते ही यिंग ज़ेंग तुरंत वहां दौड़ पड़ा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो उसे एक बार फिर देख ले। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम कभी ग्रेट किन छोड़ी ही नहीं। शाचू, क्या कमाल का शाचू कमांड्री है। इतने सालों के इंतजार के बाद यिंग ज़ेंग अपनी हस्ताक्षरी रुकावट को और नहीं रोक सकता था। जिंदगी में पहली बार वो दिल से खुलकर हंसा था। सिर्फ एक पोर्ट्रेट और यिंग ज़ेंग के दिल को सुकून मिल गया। सिर्फ एक पोर्ट्रेट और सब कुछ साफ हो गया कि क्यों उसके ससुर सियानियान कभी वापस नहीं आए, क्यों वो जगह जगह भटकते रहे। ससुर जी, लगे हाथ सियानियांग में आपको कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए आप ज़ाओ फेंग के साथ शाचू गए। फिर वहाँ कुछ हुआ होगा जिसने आपको वापस लौटने से रोक दिया। आप डरते थे कि मैं सब जान जाऊंगा और आप हैंग फिर से खतरे में आ जाएगी, है ना? मैं सब समझ गया। श्यावो कुए की याद आते ही कैसे उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी और गायब हो गया। यिंग ज़ेंग का दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका था। बधाई हो महाराज। यिंग ज़ेंग का हाल देखकर दुनरू तुरंत घुटनों पर गिर गया। सालों से वो अपने राजा को जानता था और वो समझ गया था कि आज के दिन यिंग ज़ेंग कितना ज़्यादा खुश है। आप हैंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? यिंग ज़ेंग ने गंभीर आवाज़ में पूछा। सिर्फ एक गुप्त जासूस जो शाचू के ज़ाओ परिवार के नीचे काम करता है। उसने सिर्फ एक स्केच बनाया है, बाकी कुछ नहीं जानता। वो वफादार है, दुनरू ने तुरंत जोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए, यिंग ज़ेंग ने कड़क आवाज में कहा। समझ गया, दुनरू ने झुककर जवाब दिया। महाराज, एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। बोलो, यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा। 20 साल हो चुके हैं, सभी रिकॉर्ड्स तैयार हैं। उनके हिसाब से वो महिला, उनके पति की मौत हंदान में हो गई थी और जनरल ज़ाओ फेंग और उनकी बहन उन्हीं के परिवार के रूप में दर्ज हैं। उसकी बात का मतलब साफ था, शाडोंगियर शादी कर चुकी थी। कोई और राजा होता तो ऐसे शक पर गुस्सा फूट पड़ता, लेकिन यिंग ज़ेंग बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। दूसरी औरतें शायद करती, पर आप हैंग नहीं करती। ज़ाओ फेंग की उम्र इस साल 20 साल है, सही है? जी हाँ, 20 साल। और आप हैंग को जाए भी 20 साल हो गए हैं। क्या इतनी जल्दी वो किसी और से शादी कर लेगी? मुझे यकीन नहीं। मैं उन पर भरोसा करता हूँ। वो औरत जिसके साथ उसने मौत और जिंदगी के बीच के लम्हे देखे थे, यिंग ज़ेंग को उस पर पूरा विश्वास था। ज़ाओ फेंग और उसकी बहन को याद करते ही यिंग ज़ेंग का दिल भर आया। आसमान ने मुझ पर कृपा की है। ज़ाओ फेंग मेरा बेटा है। ग्रेट किन को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया। इस पल यिंग ज़ेंग के चेहरे पर वो खुशी थी जो किसी ने नहीं देखी थी। जब उसने पहली बार ज़ाओ फेंग को देखा था, उससे तभी एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ था। न राजा का रूप, न हुक्म का दबदबा, बस एक बुजुर्ग का प्यार। अब जब सब सच हो चुका था, उसका दिल जज्बात से भर गया। हाँ, उसके बहुत से बच्चे थे और दुनिया उसे फुसू को सबसे अच्छा समझती थी, लेकिन यिंग ज़ेंग के लिए फुसू कभी पसंदीदा नहीं था। फुसू बहुत दयालुता से भरा हुआ था। वो कभी राजनीति को संभाल नहीं सकता था, उल्टा मंत्रियों के हाथ का खेल बन जाता। अगर साम्राज्य फुसू को दे दिया जाता, तबाही निश्चित थी। लेकिन ज़ाओ फेंग, यिंग ज़ेंग ने कितनी बार सोचा था कि काश ये लड़का मेरा बेटा होता। दुनिया तो बस उसकी सेना को मानती थी, पर यिंग ज़ेंग उसके अंदर की हुकूमत करने की क्षमता को भी देख सकता था। सेना, राजनीति, सब में उसे तराशा जा सकता था। और आज पता चला, ज़ाओ फेंग सच में उसका खून है। सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि यिंग ज़ेंग को झाओ फेंग में अपनी ही जवानी दिखती थी। वही अटूट विश्वास, वही बेधड़क हिम्मत।
और एक राजा को यही गुण चाहिए होते हैं। आज इस पोर्ट्रेट को देखकर यिंगज़ेंग की सालों पुरानी तमन्ना पूरी हो चुकी थी। झाओ फेंग उसका असली बेटा था। उसके दिल में तो शायद शब्द कब का मर चुका था। उसे पूरा यकीन था, उसकी आप हांग कभी किसी और मर्द को नहीं चुनती। दुन रोह सन्नी रह गया। वो सबसे अच्छी तरह जानता था कि राजन का क्षियादोंगर के लिए प्यार कितना गहरा था। अगर वो कभी चली ही ना जाती तो रानी का खाली पड़ा पद तो सालों पहले उसका हो चुका होता और रानी का पुत्र ही तो रुतबे का वारिस होता। यिंगज़ेंग को ये बात अपने मुंह से बोलते सुनकर भी दुनरुओं का दिल जोर से धड़कने लगा। उत्तराधिकारी, ये लफ्ज़ ही काफ़ी था समझने के लिए कि राजन का मन क्या फैसला कर चुका है। महाराज, क्या हेबिंग टाई को और खोज करनी चाहिए? आखिर ये बात उस महिला से जुड़ी है और आपके खालिस खून से भी। राजवंश की रक्तराह मजाक नहीं होती, दुनरुओं ने विनम्रता से कहा। यिंगज़ेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ पूछा, सबसे तेज रफ्तार से छाछू पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? घोड़े को पूरी सीमा तक दौड़ाएं तो कम से कम 7 दिन लगेंगे, दुनरुओं ने जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में मैं राजकार्य निपटा दूंगा। उसके बाद मैं योंगचेंग जाऊंगा, ग्रैंड एम्प्रेस डाओएजा हुआंगयोंग को प्रणाम करने। यिंगज़ेंग की आवाज़ गहरी और दृढ़ थी। दुनरुओं ने तुरंत झुककर कहा, आदेश का पालन होगा महाराज। ये योंगचेंग का दौरा सिर्फ एक पर्दा था। असल में राजा चुपके से छाछू जाने वाला था। तभी टाप 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 बाहरी दहली से कदमों की आहट सुनाई भी। यिंगज़ेंग ने हाथ उठाया। दुनरुओं तुरंत पीछे वाले कक्ष में अंतर्ध्यान हो गया। तभी महाराज, महाचिकित्सक चेन और कुंवारी झाओइंग उपस्थित हैं, झाओ गाओ ने घोषणा की। महाचिकित्सक चेन ने तुरंत प्रणाम किया। झाओइंग ने भी शिष्टाचार से झुककर सलाम किया। आवाज सुनते ही यिंगज़ेंग की नज़र सीधी झाओइंग पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा रोशनी भरा प्यार चमक रहा था। तो मेरा अंदाज़ा सही था। झाओ फेंग मेरा बेटा है और झाओइंग मेरी बेटी। आप हांग ने मेरे लिए जुड़वों के रूप में बच्चे जने थे। उसका दिल खुशी से भरा जा रहा था। हान और झाओ को जीतते वक्त भी उसे इतनी खुशी नहीं मिली थी। तभी छात्री का लाल, झाओइंग का डर। क्या ये राजा वाकई मुझ में दिलचस्पी रखता है? मेरे भाई ने तो जाते वक्त बोला था, जमीन देखकर चलना, राजा से दूर रहना। क्या वो सही था? ये राजा मुझे अजीब सी नज़र से क्यों देख रहा है? मुझे बुढ़े पसंद नहीं, मुझे भागना होगा। यिंगज़ेंग की तीखी नज़र से परेशान होकर झाओइंग और चिंतित हो गई। क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लग रहा हूँ? जी नहीं तो, झाओइंग ने तुरंत झूठ बोल दिया। लेकिन दिल में, मैं तो बहुत डर रही हूँ, भाई बचाओ मुझे, ये राजा तो सीधा पालना लूटने आ गया। अगर तुम डर नहीं रही तो सर नीचे क्यों रखा है? यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं देखते हुए दरीब नहीं हूँ, झाओइंग ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत है और तुम इतना घबराती क्यों हो? यिंगज़ेंग ने हंसी दबाते हुए छेड़ा। मैं झाओइंग सीधी बात भी नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत देखकर यिंगज़ेंग ने और छेड़ना ठीक नहीं समझा। आखिर ये लड़की जो है उसकी बेटी थी। फिर वो महाचिकित्सक चैन की तरफ मुड़कर बोला, झाओ फेंग ने मुझे जाने से पहले चेतावनी दी थी कि जो अमृत रस मैं पी रहा हूँ वो जहरीला है। मैंने खुद जांच की और वो बिल्कुल सही था। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है देखने के लिए कि मेरे शरीर में जहर तो नहीं। अमृत रस जहरीला? महाचिकित्सक चैन का रंग उड़ गया। बागियों को पकड़ लिया गया था। दन हॉल बंद हो चुका था। सबको पता था क्या हो रहा है। वो तुरंत झुका, राजन का नाड़ी परीक्षण किया। थोड़ी देर के बाद बोला, शरीर में हल्की की कमी है लेकिन बड़ी बात नहीं। जहर अभी गहरा उतरा नहीं। सही औषधि मिल जाए तो महाराज ठीक हो जाएंगे। अगर झाओ फेंग ने चेतावनी नहीं दी होती और आप वो अमृत रस रोज पीते रहते तो बात खराब हो सकती थी। अच्छा,
महाराज, मैं तुरंत विषहरण की नुस्खा तैयार करता हूँ। जाओ। चैन ने झाओइंग की तरफ देखकर कहा, चलो। वो निकलने ही वाली थी कि रुको। यिनज़ेंग की आवाज़ गूंजी। महाचिकित्सक चैन पलटकर झुका। महाराज, कौन सा आदेश? झाओइंग यहीं रुकेगी। मैं क्यों रुक रही हो? झाओइंग का दिल फट गया। जाओ। यिंगज़ेंग ने चैन को इशारा किया। वो निकल गया। झाओगाओ को भी भेज दिया गया। पल भर में पूरा छांगताई महल खाली हो गया, सिर्फ यिंगज़ेंग और झाओइंग। झाओइंग की हालत खराब। अब तो पक्का कुछ करने वाला है। मैं क्या करूं? मैं तो गई। क्या मैं चीख मारूं? उसका दिल धड़-धड़ कर रहा था। भाई की वार्निंग याद आ गई। राजा तुम्हें अजीब नज़रों से देखता है, दूर रहना। और अब सब सच लग रहा था। यिंगज़ेंग ने उसकी हालत देखी और हंस दिया। क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लग रहा हूं? यिंगज़ेंग ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। जी नहीं तो। पार्ट 3। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत इरादा नहीं रखता, यिंगज़ेंग ने थोड़ी थकावट और मजबूरी भरी आवाज में कहा। फिर महाराज ने मुझे रोक क्यों लिया? ज़ाओयिंग अभी भी पूरी तरह अशांत थी। बस कुछ नहीं, तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना था, यिंगज़ेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आह! ये सुनते ही ज़ाओयिंग के तनाव का आधा बोझ तुरंत हल्का हो गया। राजा जी क्या पूछना चाहते हैं? उसने पूछा। सीधी सीधी खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। यिंगज़ेंग ने एक आसपास की कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़ाओयिंग बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गई। उसकी बैठने की अदा, उसकी शराफत, उसका नरमी भरा रवैया, ये सब देखकर यिंगज़ेंग का दिल और भी पक्का हो गया। बिल्कुल डोंगर की तरह। वही नज़ाकत, वही हल्का सा शर्माना, वही गरिमा। उसका दिल एक पल के लिए उसी पुरानी यादों में उथल-पुथल करता रहा। तुमने कभी अपने पिता को देखा है? ज़ाओयिंग को समझ नहीं आया कि वो ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं। फिर भी उसने सच्चाई से सिर हिला दिया। नहीं, कभी नहीं। तो फिर तुम्हारी माँ ने ही तुम दोनों को पाला? यिंगज़ेंग ने नर्म आवाज में पूछा। जी, माँ ने हमें अकेले ही पाला। गांव के लोगों ने भी बहुत मदद की, खासकर ग्रैंडपा वू ने। जो ज़मीन हम खेती के लिए इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने ही दी थी, वरना हम तो कब का भूख से मर जाते। ये सुनते ही यिंगज़ेंग के मन में एक तीर जैसे चुभन हुई। एक तस्वीर उसके दिमाग में उभर आई। आफांग अकेले, 2 नन्हे बच्चों को गोद में लिए, खेती करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, दुनिया से लड़ते हुए। उसे मदद देने वाला कोई नहीं, सहारा देने वाला कोई नहीं। आफांग ने कितना सहा। हमारे बच्चों को उन्हें अकेले पाला। मैं उसका हक अदा नहीं कर पाया। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। यिंगज़ेंग का दिल दर्द से भर गया। वो पल भर चुप रहा, फिर एक सोच उसके मन में बिजली की तरह चमकी। अगर उसके पिता खानदान की लड़ाई में मरे, तो उन्हें ज़मीन का इनाम क्यों नहीं मिला? तुम्हारी माँ को किसी और के खेत पर निर्भर क्यों रहना पड़ा? यिंगज़ेंग ने तुरंत सीधा होकर पूछा। ये ज़मीन होती है क्या जिन्हें लड़ाई में मरने पर मिलती है? यिंगज़ेंग ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारे पिता ने खानदान के युद्ध में बलिदान दिया होता, तो उन्हें पहला दर्जा मिल चुका होता, और उस दर्जे के साथ परिवार को खाने पीने के लिए काफ़ी ज़मीन दी जाती। तो फिर क्या वजह थी कि तुम्हारे पिता के पास एक टुकड़ा ज़मीन भी नहीं था? उसने दोबारा पूछा। ज़ाओयिंग हैरान सी होकर बोली, पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी पूछा ही नहीं। उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। ज़ाओयिंग को पल पल की जिंदगी और खेती के अलावा कुछ पता नहीं था। न राजा की नीति, न पदवी, न पुरस्कार। नोबल रैंक्स जैसे लफ्ज़ उसके दुनिया का हिस्सा नहीं थे। ये सुनते ही यिंगज़ेंग के होठों पर एक हल्की जीत जैसी मुस्कान उभरी। अब मैं बिल्कुल निश्चित हो चुका हूँ। आफांग ने कभी किसी और मर्द से शादी नहीं की।
उसने अपने दिल से कह दिया। वो ज़मीन नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उनके पिता कभी खानदान में शहीद हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता मैं हूँ। जब उनके जन्मस्थल के रिकॉर्ड में लिखा है कि वो झाओ वू के पति थे और झाओ फेंग और उसकी बहन झाओ वू के ही बच्चे थे, तो उन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंगर के हिसाब से उन्हें तो किसी और के दिए ज़मीन पर गुजारा करना पड़ा। यिंगझेंग ने धीरे से मुस्कुराया। मुझे पता था, अफांग कभी ऐसा नहीं करेगी। उसने कभी किसी और का सहारा नहीं लिया, सही या गलत अकेली खड़ी रहती। पर फिर भी उसके दिल में एक अजीब कसक थी। अफांग पर उसका भरोसा गहरा था, पर शक का बीज एक बार मन में गिर जाए तो आसानी से निकलता नहीं। अगर अफांग ने सच में पुनर्विवाह किया होता तो मैं कैसे सामना करता? और अगर झाओ फेंग और झाओ इंग मेरे बच्चे ही ना होते तो? सोचकर ही उसका दिल भारी हो गया। पर हर बात की जड़ एक ही थी, उसकी अपनी गलती। वो अफांग, डोंगर अपने दोनों बच्चों को किसी को भी नहीं बचा पाया था, और वो 3 सालों तक दर्द सहकर जीते रहे। ये बात सोचकर उसका हृदय भर आया। तुम दोनों तो ट्विन्स हो, एक लड़का एक लड़की। तुम भी अब 20 साल की हो। इतनी उम्र में तो दूसरी लड़कियों की शादी हो जाती है, क्या तुमने कभी सोचा नहीं? यिंगझेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। झाओ इंग तुरंत सतर्क हो गई, हाथ हिलाकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा। भाई कहते हैं अगर मेरा रिश्ते में मन ना लगे तो मैं जिंदगी भर उनके साथ रह सकती हूँ। यिंगझेंग जोर से हंस पड़ा। तो तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। झाओ इंग ने तुरंत सिर हिला दिया। बस अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया। अच्छा, चाहो तो मैं देख लूं, कोई योग्य युवा मिला तो तुम्हें मिला दूंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक आम सी गांव की लड़की हूं, ऐसे बड़े लोगों के रिश्ते की क्या जरूरत? झाओ इंग हंसी से बचने की कोशिश कर रही थी, पर डर अभी भी उसकी आंखों में था। वो सच्ची में समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा राजा उससे यूं आराम से बात क्यों कर रहा है। उसका मन बस यही चाहता था, जल्दी से जंगताही पैलेस से निकल जाए। लगता है मेरे महल में तुम बहुत बेचैन हो, यिंगझेंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मैं तो एक आम नागरिक हूँ महाराज, ऐसे बड़े महलों में रहना थोड़ा अजीब लगता है। तुम आम नागरिक नहीं हो, तुम हो। यिंगझेंग का बोलते बोलते गला रुक गया। उसने झाओ इंग की आंखों में गुमराही और डर देखा, इसीलिए बात को बदल दिया। तुम मेरे सबसे विश्वसनीय महासंघाती झाओ फेंग की बहन हो। अब तुम भी एक कुलीन हो, कैसे खुद को सामान्य कह सकती हो? वो नरम से मुस्कुराया। जी। झाओ इंग सिर्फ इतना ही बोल पाई। यिंगझेंग की नर्म और प्यारी बातों ने उसे और ज्यादा घबरा दिया था। राजा के साथ बात करना आसान नहीं है, एक गलत शब्द और सब खत्म। ठीक है, यहाँ मेरे सामने इतना संकोच मत करो। तुम्हारे भाई की शादी में मैं स्वयं वृद्धों के साथ बैठा था, मुझे भी अपना वृद्ध ही समझो। जी। अब उसके मन में तसल्ली हुई। शायद राजा सिर्फ अपने भाई की वजह से उससे प्यार से पेश आ रहे थे। अब तुम जा सकती हो। पैलेस में अगर कभी तुम्हें कोई सताए या कोई दुख दे, सीधे मेरे पास आना, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। धन्यवाद महाराज, मेरा हाल अच्छा है। डॉक्टर चन बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मैं चलती हूँ। झाओ इंग ने विनम्र प्रणाम किया और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई। पैलेस में लोगों की आदतें कठोर होती हैं, कहीं भी भेदभाव हो सकता है, पर सबसे बड़े महासंघाती की बहन को कौन छेड़ेगा? झाओ जाओ बाहर रुककर इंतजार कर रहा था। जैसे ही झाओ इंग बाहर आई, वो झुक गया। मिस झाओ, क्या आपको महल का रास्ता याद है, या मैं किसी को आपके साथ भेज दूं? रक्षकों, मिस झाओ को ग्रांड मेडिकल हॉल तक छोड़कर आओ। धन्यवाद लॉर्ड झाओ। झाओ इंग एक यूनक के साथ चल पड़ी। झाओ जाओ से जाते देखकर धीरे से बोल उठा। राजा की कृपा तो झाओ कुटुंब पर चारों तरफ है, महासंघाती की बहन पर भी इतनी दया, कोई मंत्री भी इतनी कृपा नहीं पाता। फिर उसकी आंखें थोड़ी सी शातिर चमकी।
काश झाओ फेंग हु हाय का साथ दे दे। सिर्फ झाओ फेंग इकलौते का साथ मिले तो आधी दरबारी ताकत अपने आप मिल जाएगी। झाओ जाओ के मन में चल रही चाल और गहरी हो गई। वो अब सिर्फ एक राज्य सेवक बनकर नहीं रहना चाहता था, वो मुख्य सत्ता के करीब पहुंचना चाहता था। पैलेस के अंदर यिंगझेंगा अकेला खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इंगर, तुम मेरी बेटी हो, चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें तकलीफ दे ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने मन ही मन में कठोर संकल्प लिया। फिर डेस्क पर रखे हुए अनेक पत्रों पर नज़र दौड़ाई और एक गहरी सांस ली। सो मैनी मेमोरियल्स, ये सब निपटाकर ही मुझे योंगचैन जाना होगा। अफांग मुझसे दूर क्यों होती जा रही है? क्या अभी भी उसे लगता है कि मैं उन्हें बचा नहीं सकता? नहीं, अब चिन पहले वाला चिन नहीं रहा है। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। पार्ट 5 हकीकत की नीयत। यिंगजैंग खुद से ही बोलते हुए चुप हो गया। युनजोंग सिटी, जनरल के भव्य निवास के अंदर, ये था जाओ फैंग का आधिकारिक रेजिडेंस। लेकिन युनजोंग आने के बाद जाओ फैंग ने इस घर को छुआ तक नहीं। वो अपने सैनिकों के साथ ही रहता, उनके साथ ही खाना खाता, उनके साथ ही मिट्टी और हवा से लड़ता। ये उसकी आदत नहीं थी, ये उसका फर्ज था। जैसा खाना वो खाता, वहीं उसकी सेना भी खाती। आज इस हॉल में मौजूद थे ज़ांग हान, तूसुई, लीयू और एक विदेशी आदमी, यन देश का ग्रैंड जनरल छिंग छिन। ग्रेट जनरल जाओ फेंग को मेरा नमन। छिंग छिन ने गहरी श्रद्धा से हाथ जोड़े। जनरल छिंग छिन, ये सब क्या? आप बहुत विनम्र हैं। जाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कान के साथ कहा। नाम सुनकर जाओ फेंग को थोड़ा अजीब लगा। छिंग छिन? छिन का जश्न? अगर छिन का जनरल होता तो ठीक, पर वो तो यन का जनरल था। अगर कल छिन ने यन पर हमला किया तो नाम का क्या होगा? यन का संदेश। हमारे राजा को पता चला कि आप अब छिन के सुप्रीम जनरल बन गए हैं और युनजोंग की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से भेजा है ताकि मैं आपको पद ग्रहण की बधाई दे सकूं। यन के राजा की कृपा है, जाओ फेंग ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम उम्र में जवान हैं पर जिम्मेदारी पहाड़ों जैसी भारी। जो कुछ मिला सब छिन के राजा की कृपा से। यन और छिन हमसाया देश और मित्र रहे हैं। जब जाओ ने हमारे ऊपर हमला किया था, अगर छिन ने मदद ना की होती तो यन का विनाश निश्चित था। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। छिन और यन की दोस्ती अति महत्वपूर्ण है। पर अंदर ही अंदर जाओ फेंग जानता था कि राजनीति में किसी दोस्ती की कोई कीमत नहीं। तकदीर का एक ही नियम, ताकत। छिन ने जाओ को कैसे बर्बाद किया था, सब उसके सामने था। एक गलत फैसला और एक देश का अंत। राजा का रिश्ता। अचानक छिंग छिन ने पूछा, मैंने सुना है कि आपकी सिर्फ एक ही पत्नी है, क्या ये सही है? हाँ, जाओ फेंग ने सीधा जवाब दिया, लेकिन मन में सोचा, ये पूछ क्यों रहा है? फिर छिंग छिन बोल पड़ा, जब मैं यन से निकला मेरे राजा ने विशेष रूप से कहा था कि मैं पूछूं क्या ग्रेट जनरल एक और रानी का स्वीकार करना चाहेंगे। मेरे राजा की एक बेटी है, बहुत सुंदर, सिर्फ 18 वर्ष की। अगर आप इच्छुक हैं तो वो आपसे पारिवारिक बंध बनाना चाहते हैं। जाओ फेंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। आहा, यहाँ से शुरू होता है दरार डालने की कोशिश, वो भी मुझ पर। अगर वो बिना सोच समझ राजा की बेटी को स्वीकार कर लेता और छिन के राजा को बताता भी नहीं, तो वांगवान जैसे बुढ़े मंत्रियों को एक मौका मिल जाता। सीधा इल्जाम देशद्रोह का। जाओ फेंग 2 जन्मों का अनुभव रखता था। वो कोई जवान लहर नहीं था, वो एक तेज हवा थी। राजा यन का एहसान है, जाओ फेंग ने शांत चेहरे से कहा। मैं कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन ये राजघराने की बेटी का मामला है, इससे मेरे अपने राजा को बताना ज़रूरी है। अगर यन का राजा वास्तव में सचेतना से ये संबंध बनाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना पत्र भेजकर उनका जवाब दूंगा। छिंग छिन के चेहरे पर छोटी सी निराशा चमक गई। वो चाहता था कि जाओ फेंग तुरंत हाँ बोल दे,
एक बार हाँ बोल दी तो रणनीति का रास्ता खुल जाता, पर जाओफेंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। राजा बिल्कुल सिंसियर हैं। चिंगचिन जल्दी से बोला, आप पत्र भेजिए, फिर हम उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, जाओफेंग मुस्कुराकर बोला, एक सुंदर राजकुमारी, कौन मना करेगा? और इस युग में एक ही पत्नी होने का नियम नहीं। हन और जाओ की राजकुमारियां तो पहले से ही उसके महल में थीं, वो भी सेविका के रूप में। अब यन खुद बेटी भेज रहा है तो हाँ कहने में क्या बुराई? छिंगछिन कुछ बातें करके चला गया। चाल और जवाब। जनरल, ये यन का आदमी बड़ा चालाक है, जांगहान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। ना सिर्फ रिश्ते का छल फैलाने आया, बल्कि कैंप के अंदर तक झांकना चाहता था, सेना की स्थिति जानने के लिए। जाओफेंग ने हल्का सा हंसकर बोला, युनजोंग में मेरी तैनाती से वो घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि हमारा वुआन कैंप उन्हीं के लिए तैयार किया गया है, पर करें क्या, कुछ बदल नहीं सकते, इसलिए छोटी मोटी चाल चलते हैं। तुच्छ, तू सुई ने भी हाथ झटका। ताकत का हथियार, घोड़े। वॉर हॉर्सेस आए क्या? जाओफेंग ने पूछा। जी जनरल, जांगहान ने तुरंत जवाब दिया। 1 महीने के अंदर पूरे 1 लाख युद्ध अश्व कैंप में पहुंच जाएंगे, जो जाओ से हासिल हुए और जो उनके घोड़ों के खेत से लाए गए हैं। किंग का विशेष आदेश है। 1 लाख कैवलरी। जाओफेंग की आंखों में तेज चमक आई। हल्की कैवलरी सही, पर दुनिया में कोई टक्कर नहीं। छिन के 4 विशाल कैंप्स में तूसुई बोला, सिर्फ उत्तर सीमा के पास 1 लाख घोड़े हैं, हमारी वुआन कैंप और ज्यादा शक्तिशाली होगी। जाओफेंग हंस पड़ा। उत्साहित मत हो, कैंप अभी नया है, बहुत कुछ अभी बाकी है। सरेंडर किए हुए सिपाहियों का पार्ट 6। वॉर हॉर्सेस और सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट फिलहाल जैसे चल रही है वैसे ही रहने दो। अब हम कैंप के वनजियांग यानी 10,000 आदमियों के कमांडर, दुवेई यानी कैप्टन्स और जुनहू यानी बटालियन कमांडर्स के अपॉइंटमेंट्स पर बात करते हैं। जाओफेंग ने तीनों जनरल्स की तरफ देखते हुए कहा, जनरल, ये ऑफिसर्स हमारे पुराने वेटरन वॉरियर्स में से चुनने चाहिए। ज़ैंगहान तुरंत बोला, झाओ के खिलाफ जंग में कई भाई बहुत शानदार तरह से चमके हैं, उनको प्रमोट करने का यही सही वक्त है। और जब पेनल आर्मी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, वो ऑफिसर्स नहीं बन सकते। वूचांग से लेकर शिचांग तक सारे पद हमारे पुराने लोगों को मिलने चाहिए। आज हम पहले वनजियांग और दुवेई का फैसला कर लेते हैं, बाकी रैंक्स वनजियांग को चुनने दो, सिर्फ मिलिट्री मेरिट देखकर। लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद उसे क्वाइपू को दे देना, मेरे अप्रूव करते ही वो शाओफू को सबमिट कर देगा। जाओफेंग ने शांत लेकिन अथॉरिटी भरे टोन में कहा। अंडरस्टूड। तीनों जनरल्स एक साथ झुक गए। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। जाओफेंग ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। हम निवेदन करते हैं। वो तेजी से रूम से निकल गए। उनके जाने के बाद जाओफेंग वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ लगा हुआ था। शांग जियांगजुन सुप्रीम जनरल बनने के बाद उसका काम पहले से 10 गुना ज्यादा हो गया था। ऊपर से ये कैंप नया था तो एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ और भी बढ़ गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया था। रात ढल चुकी थी। माय लॉर्ड, एक घटना घटी है। जाओफेंग ने सर उठाया। यिंगपू यानटिंग की खास ब्लैक यूनिफॉर्म में उसके सामने एक घुटने पर बैठा था। सियांगयांग, हंदान और वेछंग तीनों जगहों के ज्यूक्सियान लव पर अननोन फोर्स ने रात को हमला किया है, यिंगपू ने गंभीरता से बताया। जाओफेंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। नाइट रेड, कोई कैजुअल्टीज या वाइन हाउसेस बर्बाद हुए हैं? ज्यूक्सियान लव उसकी वेल्थ का आधार था। इनके बिना वो यानटिंग कभी नहीं चला पाता, उसका सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क। शुरू में कुछ भी नहीं था, आज यानटिंग एक डरावना नाम बन चुका था। माय लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, हर ज्यूक्सियान लव पर 100 से ज्यादा यानटिंग वूचांग तैनात होते हैं। अटैक होते ही वो तुरंत कन्वर्ज कर गए। कैजुअल्टीज कम है, कोई खास खतरा नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीक्रेट वाइन फॉर्मूला बिल्कुल सेफ है। गुड। जाओफेंग ने सर हिलाया।
लियानगुसान से टेम्पर्ड कठोर ट्रेनिंग से गुजरे हुए वूचांग ये दुनिया के किसी भी कोवर्ट फोर्स से कम नहीं है। अगर रिसोर्सेज अलग रख दिए जाएं तो किन का ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म भी उन्हें इजीली क्रश नहीं कर सकता। मगर कैजुअल्टीज हुई? झाओ फेंग ने भौं चढ़ाकर पूछा। यांटिंग वूचांग, एक एक आदमी 10 आदमियों के बराबर होता है, फिर भी लॉसेस? सियांगयांग में 15 मारे गए, 20 जख्मी, हंदान में 8 मारे, 9 जख्मी, वेछंग में 10 जख्मी। झाओ फेंग की आंखों में ठंडक की जगह घौर आग उतर आई। यांटिंग को नुकसान पहुंचाने वाले आम लोग नहीं हो सकते। कितने अटैकर्स थे? सियांगयांग में करीब 100, हंदान में और ज्यादा, वेछंग में थोड़े कम, लेकिन सब एक ही फैक्शन के, हाईली ट्रेन्ड। उनका एक ही टारगेट था ज्यूक्सियान लव का सीक्रेट वाइन फॉर्मूला। झाओ फेंग थोड़ा हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी, जख्मी शिकारी की नहीं, बल्कि गुस्से को दबाते हुए शेर की। ओरिजिनल फॉर्मूला तो यांटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, चाहे कोई पूरी फौज ले आए, ले नहीं सकता। ज्यूक्सियान लव ने बहुत धन कमाया है, नेचुरली लोगों की नज़र पड़ती है। हर नई ब्रांच खुलने पर लोकल लोग धमकी या रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। हानसी ने इन छोटे मामलों को कभी आप तक नहीं पहुंचने दिया, सब कुछ अकेले संभालता रहा। यिंगबू के टोन में पहली बार एडमिरेशन थी। झाओ फेंग ने धीरे से सर हिलाया। हानसी, उसने अपनी वैल्यू साबित की है। हानसी, जिसे झाओ फेंग ने हान रॉयल पैलेस से बचाया था, तब से सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी में जीता रहा। इसी वजह से झाओ फेंग उसे पूरा अथॉरिटी दे रखा था। क्या पता चला कौन था ये फैक्शन? झाओ फेंग का सवाल शांत था, लेकिन उसके अंदर का जवाब वो लगभग जान चुका था। चैप्टर 171 यिंगजेंग। लड़ो मत, मेरे पास उससे भी बेहतर एक उत्तराधिकारी है। 3 अलग अलग शहरों में, शियानयांग, हैंडान, वेचेंग, एक ही रात में हमला, एक ही वक्त पर स्ट्राइक। ये काम किसी आम ताकत का नहीं हो सकता था। इन तीनों जगहों के बीच का फासला बहुत ज्यादा था, और अगर ये उन दिनों हुआ होता जब झाओ और हान विजय नहीं हुए थे, तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्से होते। आज के समय में सिर्फ एक ही देश की ताकत इतनी बड़ी और दूर दूर तक फैली हुई कोवर्ट फोर्स रख सकती थी, और वो था किण। यिंगबू ने अपना सिर उठाया, उसकी आवाज भारी, गंभीर। माय लॉर्ड, अटैकर सब के सब डेड सोल्जर्स थे। पकड़े जाने पर उन्होंने जुबान के नीचे छुपा जहर चबा लिया, एक पल में मर गए। फिर वो धीरे से बोला, आज के पूरे देश में सिर्फ किण ही एक साथ शियानयांग, हैंडान और वेचैंग पर हमला कर सकता है, और ये काम जिस संगठन ने किया है वो है हे बिंगटाई। झाओ फेंग हल्की हंसी, ठंडी, बिल्कुल बेताश। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यिंगबू ने संभल कर पूछा, माय लॉर्ड, अब क्या करना है? हम जवाब दें या? झाओ फेंग की आंखों में एक पुरानी गहरी शांति थी। ज्यूशियान लो एकदम से पूरे देश में छा गया है। नेचुरली किण वांग क्यूरियस होगा, इन्वेस्टिगेट करेगा ही। थोड़ा रुक कर वो हल्का सा मुस्कुराया, और ऊपर से ज्यूशियान लो का मुनाफा बहुत बड़ा है। शायद किण वांग को इंटरेस्ट न हो, पर उसके नीचे बैठने वाले बुजुर्ग लोमड़ियां जरूर चाहेंगे कि वो फॉर्मूला उनके हाथ लग जाए। हे बिंगटाई के हमले पर उसे जरा भी हैरानी नहीं थी। ज्यूशियान लो की वाइन्स इस युग से कई कदम आगे की थीं। जिसने एक बार टेस्ट किया वो समझ जाता था कि दुनिया की सारी लोकल वाइन्स बेकार थीं। एक मोनोपोली, एक जबरदस्त पूरे देश पर छाई हुई मोनोपोली। माय लॉर्ड, तो क्या हम हे बिंगटाई को यूं ही छोड़ दें? यिंगबू की आंखों में एक चमक थी। सच तो ये है, हमने कई हे बिंगटाई के गुप्त स्थलों की पहचान कर ली है। आप हुक्म दे, यंतिंग उन्हें एक रात में मिटाकर रख देगा। उसके लफ्ज में जुनून था, लेकिन उसी पल झाओ फेंग का चेहरा सख्त हो गया। यिंगबू का जोश 2 कदम में ठंडा हो गया। माय लॉर्ड, माफ कीजिए, मुझसे हद पार हो गई। वो एक घुटने पर बैठ गया। झाओ फेंग ने शांत लेकिन कतार आवाज में कहा, मैं अब भी किण का जनरल हूँ। किण वांग ने मुझ पर कृपा की है। हे बिंगटाई उसके सीधे अधीन है। उन पर हमला करना किण वांग पर हमला करने जैसा होगा। मैं इतना नाशुक्रा नहीं हूँ। समझ गए माय लॉर्ड, उसने झुककर जवाब दिया। ये बात यहीं समाप्त। झाओ फेंग ने धीरे से मुस्कुराया।
कम से कम यंतिंग को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर सोचो तो हेबिंगटाई ने हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट करके हमें फ़ायदा ही दिया है। अगर वो फिर आई तो? फिर एक भी मत छोड़ना। आने का मतलब मरना होना चाहिए। ज़ाओफांग के लफ्ज़ ठंडे लेकिन धार भरे हुए थे। यिंगबू के रगों में खून उबल पड़ा। समझ गया। शानयांग, झंगताई पैलेस। रात का गहरा सन्नाटा। समय बताने वाले यूनक 2 बार पहले ही घड़ी पड़ चुके थे, लेकिन यिंगज़ेंग अब भी मेमोरियल्स देख रहा था। आखिरी पर हस्ताक्षर करते ही उसने गहरी सांस ली। आखिरकार हो गया, कल कम काम होगा। तभी योर मैजेस्टी, दुनराव सामने आया। सब तैयारी हो गई? यिंगज़ेंग ने तुरंत पूछा। जी महाराज, सारे कोवर्ट गार्ड्स तैयार हैं। आप जब निकलेंगे वो गुप्त रूप से आपके साथ चलेंगे। अच्छा, कल दरबार के बाद मैं योंगचेंग के लिए यात्रा की घोषणा करूंगा। तुम गुप्त रूप से सेना की अगुवाई करोगे। आदेश पालना होगा महाराज। लेकिन पर दुनराव की शक्ल बदल गई। लेकिन एक बात और है, मुझसे एक गलती हो गई है। यिंगज़ेंग ने भौएं चढ़ा दी। गलती? दुनराव ने गहरी सांस ली। मैंने ज्यूशान लो की जानकारी के लिए ज्यादा आदमी भेज दिए, सिर्फ शानयांग में ही नहीं बल्कि हैंडान और वेइचेंग में भी। रात को उन्हें अंदर घुसकर उनका राज पता लगाने का आदेश दिया था, पर कोई वापस नहीं आया। ये सुनते ही यिंगज़ेंग के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा तुमने? कोई भी नहीं। कितने आदमी भेजे थे? शानयांग में 100 एलीट, वेइचेंग में 60, हैंडान में 70। तीनों जगहों से एक भी जिंदा नहीं लौटा। यिंगज़ेंग खामोश हो गया। उसकी आंखों का नूर गहरी हवा में बदल गया। हेबिंगटाई, जो मेरे पूर्वजों का स्थापित हुआ संगठन है, पूरे देश पर जिसका जाल बिछा हुआ है, वो इतनी आसानी से कैसे कट सकता है? एक भी आदमी बचकर नहीं निकला। ये मामूली बात नहीं थी। दुनराव धीरे बोला। ज्यूशान लो के पीछे की शक्ति बहुत ही डरावनी है। वॉरियर्स ट्रेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और जरा भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यिंगज़ेंग ने आंखें बंद की। आंखों में अंधेरा था, लेकिन मन में एक खतरनाक सवाल। आखिर ये ताकत है कौन? पार्ट 8। हम ज्यूसियान लो को घेर कर मिटा देने का प्रस्ताव रखते हैं। इस तरह हम इस छिपे हुए खतरे को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, डुनरुओ ने पूरे सम्मान के साथ कहा। यिंगज़ेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ज्यूसियान लो ने कोई अपराध नहीं किया। मैं सेना क्यों भेजूं? जब से वो किन राज्य में आए हैं, उन्होंने कर दिया, कानून का पालन किया। हेबिंगताई की जांच भी चुपचाप की गई थी। अगर मैं बिना वजह उन पर हाथ डालता हूं और वो किसी दूसरे देश भाग जाते हैं, तो इतना बड़ा धनहानि कौन भरपाई करेगा? यिंगज़ेंग की आवाज़ गहरी और सईद थी। हाँ, राजा की शक्ति सबसे ऊपर होती है, पर राज्य का आधार कानून होता है। अगर राजा ही कानून तोड़ने लगे, तो नीचे के अधिकारी भी मनमानी करने लगेंगे और ग्रेट किन का पूरा तंत्र हिल जाएगा। शांगयान के कानून के तहत राजा हो या आम आदमी, सब एक ही कानून के अधीन थे। ये कोई खाली नारा नहीं था, ये सच था। डुनरो ने करवा सांस भरी। तो क्या हम यूं ही इस बदनामी को सह लेंगे? ज्यूसियान यो बहुत ही रहस्यमयी है। जब तक उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी, मेरा मन अशांत रहेगा। ब्लैक आइस टेरिस, जिसका नाम सुनकर ही राज्यों के कांपने लगती थी, आज एक ऐसी शक्ति के सामने मजबूर था जिसे वो देख नहीं पा रहा था। डुनरो के लिए ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि बेइज्जती थी। यिंगज़ेंग ने आंखें संकी हुई कहीं, नुकसान हम नहीं उठा सकते। एक ज्यादा सूक्ष्म योजना बनाओ, ज्यूसियान लो का सच छाया जाए। अगर कोई पक्का सबूत मिलता है कि वो किसी दूसरे देश के लिए जासूसी कर रहे हैं, तुरंत मुझे सूचित करो। आदेश, डुनरो ने झुककर कहा और वहां से निकल गया। यिंगज़ेंग गहरी सोच में डूब गए। ज्यूसियान लो, ऐसी शक्ति का किसी परदेशी राज्य के हाथ में होना मुश्किल लगता है, पर इतना बड़ा संगठन अचानक कैसे उभर आया? अगर वो किन की जासूसी करने की हिम्मत करे, तो फिर उन्हें मिटाना ही पड़ेगा। और अगर वजह नहीं मिली, तो उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। तो मैं वजह बना दूंगा। ज्यूसियान लो का मामला ब्लैक आइस टेरिस के लिए झटका था, शायद यिंगज़ेंग के लिए भी। अगला दिन दरबार का सभा आरंभ। रिचुअल्स के बाद टिंगवे, युनजोंग के लिए अनाज और सेना की सहायता तैयार हो गई? यिंगज़ेंग ने पूछा। वेलियो ने तुरंत जवाब दिया। महाराज निश्चिंत रहें, मैं स्वयं देख रहा हूं।
जाओ प्रांत से रसद भेजी जाएगी और कमी पड़ने पर ग्वानचुंग से। नए वर्दी, नए कवच सब बनाए जा रहे हैं। आधे साल में सारा सामान युनजोंग पहुंच जाएगा। ये सुनकर यिंगजेंग संतुष्ट हुए। अच्छा काम मंत्री वेई। ओआन मिलिट्री कैंप अभी आरंभिक चरण में है, तुम्हें खुद निगरानी रखनी होगी। वैलिया मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं लगातार जनरल जाओ फिंग से पत्र व्यवहार में हूँ। छोटी बातें मैं संभाल लूंगा, बड़े मामले आपके सामने पेश करूंगा। यिंगजेंग की आंखों में संतोष की चमक आई। कई मंत्रीगण तो छोटी से छोटी बात भी दरबार में लाकर बोझ बढ़ा देते थे, वैलिया उनमें से नहीं था। दरबार का काम निपटने पर यिंगजेंग ने अचानक घोषणा की, 1 महीने बाद ग्रैंड एम्प्रेस डाओजर हाव्यांग का जन्मदिन है। 2 साल से मैं उनका जन्मदिन मनाने योंगचेंग नहीं जा पा रहा, इसलिए मैं आज की सभा के बाद तुरंत योंगचेंग के लिए रवाना हो रहा हूँ। दरबार में शांति छा गई, जैसे बिजली गिर गई हो। अनुभव से भरे मंत्री ही सबसे पहले संभले। वांगवान ने कदम बढ़ाए। महाराज, अगर आप 1 महीने तक योंगचेंग में रहेंगे तो राज्य का कार्यकाज कौन संभालेगा? यिंगजेंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मन ही मन एक हल्की सी मुस्कान दब गई। इससे पहले कि राजा जवाब दे, हुहाई बीच में बोल पड़ा, पिताजी ने फैसला कर लिया होगा। प्रधानमंत्री वांग को चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके पीछे खड़ा जाओगाओ खामोशी से खुश था। उसने पहले ही हुहाई को सलाह दे दी थी। यही मौका था अपने आप को प्रस्तुत करने का। दरबार में 2 राजकुमार मौजूद थे। जो भी रीजेंट बनता, उसके अगले उत्तराधिकारी की राह सुलझ जाती। वांगवान ने तुरंत जवाब दिया, आप गलत समझ रहे हैं राजकुमार हुहाई। मैं जानता हूं महाराज ने तैयारी कर रखी होगी, पर ग्रेट किन की स्थिरता सबसे पहले है। गलत व्यवस्था से राज्य में अशांति फैल सकती है। हुहाई हल्का सा हंस पड़ा। मेरे पिता ने अभी बात ही नहीं कही और आप उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सुनकर वांगवान का चेहरा सफेद पड़ गया। हुहाई इतना तेज जबान कब से हो गया? इसके पीछे तो पक्का जाओ गाओ ही है, वांगवान ने सोचा। उसका दिल गुस्से से भर गया। पार्ट 10। उस वक्त यिंगजेंग ने हाथ उठा दिया। वांगवान तुरंत चुप हो गया। राजधानी से मेरे जाने के बाद राज्य का कार्यकाज मिनिस्टर वई देखेंगे। उनके सहायता प्राइम मिनिस्टर वांग, उप प्राइम मिनिस्टर कोई और टिंग वई करेंगे। अगर कोई ऐसा मामला आए जिसका फैसला यहाँ ना हो सके, संदेशवाहक को तुरंत योंगचेंग भेज दिया जाए। छोटे मामले मिनिस्टर वई स्वयं सुलझा सकते हैं, बाकी 3 मंत्री सिर्फ सहायता करेंगे, यिंगजेंग ने धीरे पर दृढ़ता से कहा। ये सुनकर वांगवान और वई झुआंग की आंखों में स्पष्ट निराशा चमक उठी। फुस्सू भी सामने खड़ा सब समझ रहा था। उसके दिल में भी हल्का सा बोझ भर गया। पर हुहाई ने अंदर ही अंदर ठंडी सी हंसी हंसी। फुस्सू को रीजेंट दिलाने की कोशिश सपना है। गुरुजी ने साफ कह दिया है कि फुस्सू को रीजेंट नहीं बनने देना, इसलिए अब वो खुश था। उसको रीजेंट बनना ही नहीं था, पर फुस्सू को रोकना जरूरी था। तभी वांगवान ने फिर आगे कदम बढ़ाया। महाराज, राजकुमार फुस्सू कई सालों से राज्य के कामों में सहायक रहे हैं, शायद उन्हें भी शासन में मदद करने का अवसर दिया जाए। ये सुनकर यिंगजेंग ने कुछ पल विचार किया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, प्रधानमंत्री वांग की बात उचित है। ये शब्द सुनते ही वांगवान का वृद्ध चेहरा चमक उठा। पिताजी अब भी मुझे तराशना चाहते हैं? फुस्सू के मन में उमंग का झोंका चला। हुहाई का चेहरा साफ ही उतर गया। जाओगाओ की आंखों में बेचैनी की झलक दिखने लगी। दरबार के कई मंत्री फुस्सू की तरफ देखने लगे। जो मंत्री हुहाई के साथ खड़े थे, उनके दिलो दिमाग में डर बैठ गया। गलत पक्ष चुना तो नष्ट पक्का। तभी हुहाई क्षेत्र के एक मंत्री आगे आए। महाराज, 18वें राजकुमार हुहाई ने भी शासन के मामले में अपनी सोच विकसित की है। हम सुझाव देते हैं कि राजकुमार हुहाई को भी दरबार की चर्चाओं में शामिल किया जाए। मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूँ। ये कहते ही हुहाई के समर्थक एक एक करके खड़े हो गए, पर फुस्सू पक्ष यहाँ रुकने वाले नहीं थे। विरोध। राजकुमार हुहाई अभी नए हैं, उनका अनुभव राजकुमार फुस्सू से बहुत कम है, उन्हें यह अवसर देना उचित नहीं। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। साथ ही साथ फुस्सू पक्ष के कई मंत्री खड़े हो गए। अगले ही पल पूरा दरबार एक बेआवाज युद्ध का मैदान बन गया। बाएं और दाएं
हुहाई और फुस्सू के समर्थक टकरा रहे थे। हुहाई को अवसर मिले, नहीं, सिर्फ फुस्सू काफी है। आवाजों का शोर इतना बढ़ गया कि राज्यसभा की दीवारें भी कांप उठी। पर कुछ मंत्री शांत बैठे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई मजाक हो। वांग जियन, हुआनी, वी लियाओ, लीसी, वो सब बस देख रहे थे। वो जानते थे कि पिन की एकजुट सूरत के पीछे कितने पक्ष छुपे बैठे हैं। लीसी के मन में भी फुस्सू को रोकने की इच्छा थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। यिंग ज़ैंग ने उसे कार्य सौंप रखा था। यिंग ज़ैंग ने सब देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। ये लोग मेरे होते हुए इतना लड़ रहे हैं, मेरे ना होते क्या करेंगे? उसने दोनों बेटे फुस्सू और हुहाई की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। लड़ने दो, मैंने तो पहले ही सोच लिया है कि मुझे किसके हाथ राज्य देना है। जब से उसे पता चला था कि झाओ फेंग की माँ उसकी पहली और सच्ची प्रेमिका थी, उसके दिल में झाओ फेंग और उसकी बहन के लिए एक अलग ही ममता जाग चुकी थी। झाओ फेंग की प्रतिभा के क्या कहने, पिन ही नहीं सारी दुनिया उसे मानता था। ऐसी क्षमता वाला पुत्र मेरे राज्य को कैसे गिराने देगा? उसकी महानता ही भविष्य का पिन संभालेगी। ये दरबार का युद्ध सब उसकी बड़ी योजना का एक हिस्सा था। काफी देर तक बहस चलने के बाद बस, यिंग ज़ैंग की एक आवाज ने पूरा दरबार सन्न कर दिया। दोष माफी हो महाराज। मंत्री झुक गए। फुस्सू और हुहाई दोनों दरबार की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ मिनिस्टर वई के पास होगा। सभा समाप्त। और राजा बिना किसी को मौका दिए खड़े हुए और वहां से निकल गए। इस आदेश के बाद वांग वान और फुस्सू पक्ष निराश हो गए, जबकि हुहाई के समर्थक खुशियों से झूम उठे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, हुहाई को भी सरकारी काज का हिस्सा मिल गया, ये तो जीत है। सब खुश हो रहे थे, ये सोचे बिना कि राजा की योजना कितनी गहरी है। वी लियाओ ने सब समझ लिया था। उसने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी, पर वो छुपा रहा जैसे हमेशा करता था।